हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग हिंदी में भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के जो संविधान है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें किस तरह से हमारी जो राज व्यवस्था है, हमारी जो शासन व्यवस्था है, हमारे देश का जो प्रशासन है, उसके बारे में क्या सब प्रावधान किए गए हैं। तो इस सीरीज में यह हमारा पहला लेक्चर होगा और यह लेक्चर कवर करेगा परिचय को। परिचय मीन्स कि जो संविधान है हमारा, उसमें जो उसके बेसिक उसमें जो बातें कही गई है उस चीज़ को हम देखेंगे। संविधान कैसे बना इस चीज़ को देखेंगे। संविधान जब बना उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि संविधान क्या है। आखिर जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान क्या है। अगर किसी भी देश का संविधान है तो उसका क्या महत्व है, संविधान को हम क्या महत्व दे सकते हैं उस देश में, उस जगह पर। तो संविधान के बारे में सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि सर्वोच्च कानून है। जिस देश का संविधान है वह उस देश के लिए सर्वोच्च कानून है, मतलब इससे ऊपर कोई कानून नहीं होगा। जो भी कानून उस देश में बनेंगे वह सभी संविधान के जो अलग अलग प्रावधान होंगे, संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई होगी उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो संविधान को हम क्या कह सकते हैं, उस देश के लिए, उस राज्य के लिए सर्वोच्च कानून, उससे ऊपर कोई कानून नहीं हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान जब देश का सर्वोच्च कानून है तो संविधान क्या दिखाता है, क्या संविधान उस देश में क्या दिखाता है, उस देश में संविधान का क्या महत्व हो सकता है। तो इसके लिए हमें दो पहलू को देखना पड़ेगा, दो मुख्य पहलू को देखना पड़ेगा, जिसमें पहला है कि यह दिखाता है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संबंध। तो किसके बीच संबंध, विभिन्न स्तरों के बीच, किसके, सरकार के। तो यहाँ से हमें सबसे पहले यह क्लियर करना पड़ेगा कि सरकार के जो विभिन्न स्तर हैं वह कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि सरकार के तीन स्तर होते हैं, एक विधायिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा कार्यपालिका। तो इस तीन स्तर जो सरकार के हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इसका क्या काम है। तो विधायिका का काम है कानून बनाना। तो कानून कौन बनाएगी, विधायिका बनाएगी। विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी। न्यायपालिका क्या करेगी, उन कानूनों की व्याख्या करेगी, उन कानूनों की व्याख्या करेगी। व्याख्या करेगी मतलब क्या, कि जो भी कानून विधायिका ने बनाए हैं वह कानून संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो न्यायपालिका यह देखती है कि कोई भी कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर कोई भी कानून संविधान के अनुरूप है, अगर संविधान के अनुरूप है तो वह सही है, न्यायपालिका उसमें फिर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई भी कानून संविधान के अनुरूप के अनुसार नहीं है तो उसको न्यायपालिका लागू नहीं होने देगी, न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देगी। तो न्यायपालिका का काम हो गया कानून की व्याख्या करना। अगला है हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या होगा काम, तो जब कानून बना तो कानून को लागू करने का काम जो है यह कार्यपालिका करती है। तो जो कार्यपालिका हमारी है वह कानून को लागू करती है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि विधायिका का काम कानून बनाना है। तो विधायिका में क्या सब आता है, तो विधायिका मतलब हो गया हमारी लोकसभा हो गई। विधायिका हमारी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा यही दोनों कहाँ किसका पार्ट है, ये संसद का पार्ट है। और जब हम राज्य में देखते हैं कि राज्य की विधायिका मतलब राज्य की विधानमंडल, जो राज्य में विधानमंडल होते हैं वह राज्य की विधायिका है। कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा है और कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो विधायिका देख लिए हम लोग। न्यायपालिका, न्यायपालिका में हमारा क्या सब आता है, सर्वोच्च न्यायालय, एक तो हमारा आता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा क्या है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स, जो अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। तो यह न्यायपालिका है, और इसके नीचे जो है हमारे जिला की अदालतें हैं। फिर हम जब कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। तो कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन होता है, तो जब सबसे ऊपर जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, देश के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं, देश के राष्ट्रपति।
अब राष्ट्रपति के अलावा कार्यपालिका के पार्ट पे कौन कौन हो सकते हैं? तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति तो कार्यपालिका के प्रधान हो गए, इसके साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद यह कार्यपालिका का ही हिस्सा है। उसके नीचे जब हम आते हैं तो जैसे अलग अलग विभाग हैं, तो विभाग का प्रधान जैसे मंत्री हो गया, मंत्री के नीचे सचिव होते हैं, सचिव के नीचे बाकी सरकारी अधिकारी होते हैं। तो ये सभी कार्यपालिका के पार्ट हैं और कार्यपालिका का काम है किसी भी कानून को जो संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए हैं उसको लागू करना। ठीक है, अब राज्य में ये कार्यपालिका हम राष्ट्रीय लेवल मतलब देश लेवल पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति हो गए, लेकिन राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति उसी तरह राज्य में राज्यपाल, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो यह हम लोग देख लिए कि संविधान क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यह देखते हैं कि किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है। हम देखते हैं कि ज़रूरत क्यों है। अगर संविधान नहीं हो तो क्या होगा, तो संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहला यह है कि उचित तरीके से शासन करने के लिए। उचित तरीके से शासन का क्या मतलब हुआ कि संविधान में जो अलग अलग कानून हैं या जो नियम है या जो अधिकार है, अलग अलग पदाधिकारी के, अलग अलग लोगों के जो अधिकार हैं, इस सब के बारे में बात की गई है। तो जब कानून डिफाइन किया गया है, नियम प्रॉपर बताए गए हैं, अधिकार बताए गए हैं, तो इन सभी के अनुरूप अगर शासन होगा तो शासन उचित तरीके से चलाया जाएगा, मतलब शासन अच्छे से चलाया जाएगा। लेकिन अगर यह नियम, कानून, अधिकार इसके बारे में पहले से डिफाइन नहीं किया रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि अपनी मनमर्जी से लोग अलग अलग नियम बना लेंगे, अलग अलग कानून बनाएंगे, और इससे क्या होगा, समाज में जो संतुलन है वह नहीं बना रहेगा और शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलेगी। तो एक तो यह हो गया। आगे हम देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी प्रकृति संविधान से डिसाइड होता है, बताया हुआ होता है कि उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह कैसी होगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, अमेरिका में संघीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था भारत में है, मतलब यहाँ पे जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता द्वारा चुने जाएंगे और उनमें से एक को मुख्यमंत्री या देश लेवल पे प्रधानमंत्री चुना जाएगा और वही देश की शासन व्यवस्था को चलाएंगे अपने मंत्रिपरिषद की सहयोग से। यह संसदीय व्यवस्था है। दूसरा होता है संघीय व्यवस्था, जैसा कि अमेरिका में देखा जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वह शासन के प्रमुख होते हैं। तो संघीय व्यवस्था कहाँ है, जैसे हम अमेरिका में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और जबकि जो संसदीय व्यवस्था है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारा अपना ही कंट्री है, जो हमारा अपना ही देश है भारत, यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है वो संघीय संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है और इसके लिए हम अपने देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि सरकार के जो 3 अंग हैं, हमने पहले ही देखा है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसकी उस देश की शासन व्यवस्था में क्या भूमिका होगी यह भी संविधान में पहले से बताया हुआ है, संविधान द्वारा डिसाइड किया हुआ है। जैसा हमने पहले भी देखा कि विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना, कानून बनाना। न्यायपालिका का क्या है कि जो कानून बने हैं उसके बारे में कि वह सही है या गलत है, इसके बारे में डिसीजन लेना। और कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना, कानून लागू करना। यह हम लोग अभी जस्ट पिछले स्लाइड में देखे थे। तो सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच जो संबंध होगा, इसकी जो भूमिका होगी देश की शासन व्यवस्था में, इसके बारे में भी संविधान में बताया हुआ रहता है। आगे हम देखते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, मतलब समाज में या देश में या राज्य में जो कुछ भी निर्णय लिए जाएंगे सरकार के स्तर पर, वह किसके पास किस तरह के निर्णय लेने की शक्ति होगी, यह भी संविधान में दिया हुआ है। जैसे हम ये कहते हैं कि कानून बनाने का काम विधायिका का है, तो कानून विधायिका बनाएगी, मतलब कानून बनाने से संबंधित सारे जो निर्णय है वो कौन लेगी, विधायिका लेगी। लेकिन क्या कार्यपालिका या न्यायपालिका इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई भी निर्णय ले सकती है? नहीं ले सकती है, क्योंकि उसका काम नहीं है यह। तो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, यह भी संविधान द्वारा बताया जाता है, डिसाइड किया जाता है। अगला हम देखते हैं कि सरकार के गठन के तरीके। तो
तो सरकार कैसे बनेगी? चुनाव से बनेगी। चुनाव में कौन कौन वोट करेंगे, वोटिंग का तरीका क्या होगा, चुनाव के बाद सरकार के गठन की क्या प्रक्रिया होगी, यह सभी चीज़ें संविधान में दी जाती है। जैसे हमारे देश में चुनाव आयोग है जिसका काम है चुनाव करवाना। चुनाव के बाद फिर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही बैठकर अपने नेता का चुनाव करते हैं और उसी से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सरकार की सीमाओं का निर्धारण। सरकार की सीमाओं का निर्धारण मतलब यह हो गया कि सरकार जनता के ऊपर, जो देश के नागरिक हैं, देश की जो जनता है, उसके ऊपर किस हद तक नियंत्रण कर सकती है, जनता पर नियंत्रण। तो सरकार जनता की जो क्रियाकलाप है, जनता के जो अलग अलग क्रियाकलाप है, जनता की जो अपनी सीमाएं हैं, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण किस हद तक होगा, यह भी डिसीजन, यह इसका भी निर्णय संविधान में किया हुआ है। जैसे भारत के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौलिक अधिकार दी गई है। भारत में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जनता को। सरकार चाहकर भी इस अधिकार को नहीं छीन सकती है। कुछ विशेष स्थिति में इस अधिकार को छीन सकती है, लेकिन नॉर्मल केस में जो सामान्य स्थिति रहेगी देश में, उसमें इस अधिकार को कभी भी सरकार नहीं छीन सकती है। तो एक तरह से सरकार की जो सीमा है, सरकार का जो निर्णय लेने की सीमा है, उस पर भी एक तरह से यह पाबंदी लगाता है। अब हम आगे देखते हैं संस्थाओं के अधिकार और कार्य। तो संविधान के द्वारा कई सारे संस्थाओं का गठन किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं देश में चुनाव आयोग है, जैसे हम लोग देखते हैं देश में संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। इसी तरह राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है। उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये सारी संस्थाएं, इसके अलावा और भी कई सारी संस्थाएं, ये सारे संस्थाओं के बारे में संविधान में दिया गया है। इन सभी संस्थाओं का क्या अधिकार होगा, उसके क्या कार्य होंगे, इसके बारे में भी संविधान में दिया गया है। जैसे चुनाव आयोग का कार्य यह बताया गया कि इसका कार्य चुनाव कराना है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग का क्या कार्य है कि देश में जो भर्तियां होती है, देश में जो ग्रुप ए के लिए भर्तियां होती है, वह संघ लोक सेवा आयोग करेगी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का काम क्या है? ऑडिट करना। इसका काम है जो सरकारी खर्च होता है वो खर्च सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का निर्धारण करना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य है। तो सभी संस्थाओं के कार्य संविधान के द्वारा पहले से ही बांट दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से संविधान की ज़रूरत होती है किसी भी देश या किसी भी राज्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम यह देखते हैं कि जब संविधान, भारत के लिए संविधान की बात शुरू हुई तो उसका इतिहास क्या है। संविधान जब भारत में, जो भारत के संविधान है उसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की बात सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की थी। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे। इन्होंने 1934 ईस्वी में सबसे पहले यह बात कही थी कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। यह सबसे पहले किसने कही थी? एम.एन. रॉय ने। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो देश में शासन थी वो किसका था? ब्रिटिश सरकार का थी। तो ब्रिटिश सरकार ने 1934 में इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, उस समय सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। तो सरकार ने इस समय सिर्फ सहमति दी थी कि हाँ, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन हम करेंगे। कब करेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। जब युद्ध और आगे बढ़ा, सरकार को समस्या होने लगी, भारतीय उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे, उस केस में 1942 में जाकर एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन जो है वह भारत भेजा गया और क्रिप्स मिशन के साथ सरकार ने मसौदा जो है, जो संविधान सभा बनती, उसका जो एक ड्राफ्ट था, जो मसौदा था, वह अप्रूव होकर सरकार ने यहाँ के नेताओं के सामने रखा। तो क्रिप्स मिशन के साथ 1942 में पहली बार सरकार ने मसौदा भेजा कि संविधान सभा का गठन किस तरह से होगा, क्या होगा। लेकिन
इस पर बात नहीं बनी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर फाइनली 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तब संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। तो यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि सबसे पहले संविधान सभा की बात एम.एन. रॉय ने उठाई थी 1934 ईस्वी में, और जो संविधान सभा फाइनली बनी इस देश के में संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनी उसका गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत हुआ। किसके प्रस्ताव के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत हुआ और यह 1946 ईस्वी में हुआ। हाँ, उससे पहले सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा दी थी। तो सरकार ने सहमति दी थी 1940 में, लेकिन गठन जो है 1946 में जाके हुआ जब कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में तो इसकी सदस्यता के बारे में विचार किया गया कि सदस्यता कैसे दी जाएगी। जो संविधान सभा के मेंबर्स होंगे, जो सदस्य होंगे, वो किस आधार पर होंगे, कहाँ से कौन आएंगे, कैसे चुनाव होगा, क्या होगा, यह सब डिसाइड किया गया। तो उसके लिए सबसे पहले जो बात हुई वह थी कि जो सदस्य बनेंगे संविधान सभा में उसका चुनाव जनसंख्या के आधार पर होगा। तो यह सब बहुत ही ज़रूरी सूचना है, बहुत ही ज़रूरी यह है कि आप इसको ध्यान रखें कि जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई। जो अलग अलग राज्य से जो सदस्य आने वाले थे उन राज्यों को जो संख्या दी गई कि उनके कितने लोग संविधान सभा में रहेंगे वह जनसंख्या के आधार पर दी गई। और जनसंख्या के आधार पर जब समुदाय की बात आती है तो सभी समुदायों को 3 वर्ग में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो कितने वर्ग में बांटा गया था? 3 वर्ग में, जिसमें एक वर्ग मुस्लिम थे, दूसरे वर्ग सिख थे और बाकी जितने भी वर्ग बचे उसको सामान्य में मान लिया गया। जैसे हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए या जैन हो गए, इस सभी को सामान्य वर्ग के तहत सीट दी गई। तो जो वर्गीकरण किया गया सीटों का उसके 3 वर्ग बनाए गए और 3 वर्ग में मुस्लिम, सिख और सामान्य थे। और इन 3 वर्गों के थ्रू टोटल 385 मेंबर्स संविधान सभा के लिए आए। संविधान सभा में टोटल 385 मेंबर्स आए, 385 सदस्य आए, जिसमें से 292 सदस्य जो राज्यों की विधानसभाएं थी, प्रांतों में जो विधानसभाएं थी उसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए, जबकि 93 सदस्यों को देसी रियासतों के द्वारा मनोनीत किया गया। जो देसी रियासतें थी उनके जो राजा थे या उनके जो राजकुमार थे उनके द्वारा मनोनीत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो रियासतों से सदस्य आए, जो अलग अलग देसी रियासतों से संविधान सभा में सदस्य आए वह मनोनीत होकर आए थे। तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि ये मनोनीत थे, चुनाव नहीं हुआ था इनका। लेकिन जो प्रांत के विधानसभा, जो अलग अलग प्रांत थे जहाँ राजा का शासन नहीं था, जहाँ पर कि ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन था। वैसे तो जो रियासतें थी वहाँ भी ब्रिटिश सरकार का ही शासन था, लेकिन वहाँ डायरेक्ट रूप से शासन वहाँ के राजा या राजकुमार का था और वह राजा या राजकुमार ब्रिटिश सरकार के अंदर उस पर शासन करते थे। जबकि जो प्रांत थे वहाँ पर सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का ही शासन था। तो देसी रियासतों से मनोनीत होकर सदस्य आए थे और टोटल 93 सदस्य आए थे। जबकि जो प्रांत थे, प्रांतों से जो भी सदस्य आए थे वह निर्वाचित होकर आए थे। तो यहाँ निर्वाचित होकर आए थे और इसका निर्वाचन जनता ने नहीं किया था, उन प्रतिनिधियों ने किया था जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे। तो यह चुनाव डायरेक्ट नहीं था, मतलब यह चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, यह अप्रत्यक्ष चुनाव था। अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए था क्योंकि इसमें जनता ने भाग नहीं लिया था, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब प्रांतीय विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इन सदस्यों को निर्वाचित करके भेजे तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जबकि जो देसी रियासतें थी वहाँ से जो सदस्य आए थे वो मनोनीत होकर आए थे और उनका मनोनयन वहाँ के राजा या राजकुमारों ने किया था। अब यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब संविधान सभा के जो सदस्य बने थे उस समय देश में जो भी बड़े नेता थे, जो भी बड़े लीडर्स थे, वह सभी लगभग संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि जब सभी नेता उस संविधान सभा के सदस्य थे तो महात्मा गांधी को तो होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े नेता ये थे उस समय। लेकिन यह इम्पॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा जब बनी तो संविधान सभा बनने के बाद इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। यह डेट ध्यान रखिएगा, यह तारीख कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था पहली बैठक के लिए। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, ये उस बैठक के लिए सिर्फ इनको अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। तो अगर कभी भी यह पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही माना जाता है, क्योंकि वही अध्यक्ष थे प्रथम। लेकिन अगर यह पूछता है कि प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन थे, तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, क्योंकि पहली बैठक के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन एक बार जब बैठक हो गई तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा की जब बैठक शुरू हुई उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बाद में बने, उनके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और फिर वह संविधान सभा द्वारा पास किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि जो हम संविधान बना रहे थे उसका क्या उद्देश्य होगा, संविधान किन प्रावधानों को किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेगा, संविधान की रचना किस उद्देश्य के तहत होनी चाहिए, इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह ध्यान रखिएगा। टोटल 2 वर्ष 11 महीने और कुछ दिन संविधान सभा की बैठकें होती रही और फाइनली 26 नवंबर 1949, यह तारीख याद रखिएगा, इस तारीख को संविधान तैयार हुआ। टोटल लगभग 3 साल के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और जिस दिन संविधान तैयार हुआ उसी दिन कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए। जिस दिन संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन कुछ प्रावधान संविधान के लागू कर दिए गए, जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे, चुनाव से संबंधित थे, अनंतिम संसद से संबंधित थे और अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश में नागरिक थे देश के, और जो पाकिस्तान से बंटवारे के बाद लोग आ रहे थे उनको नागरिकता भी देनी थी, तो इसलिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान लागू किए गए। फिर देश में चुनाव करवाना था तुरंत, इसलिए चुनाव से संबंधित भी जो प्रावधान थे वह लागू किए गए। संसद से संबंधित प्रावधान इसलिए लागू किए गए क्योंकि तब तक संसद का चुनाव नहीं हुआ था और जो लोग संविधान सभा में जो सदस्य थे उन्हीं को संसद मान लिया गया था, तो इसलिए यह प्रावधान भी लागू किया गया। तो इसी तरह अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान जो सत्ता हस्तांतरण के बाद कुछ समय तक था, ये सारे प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से देश में लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 इसलिए चुना गया 26 जनवरी क्योंकि 26 जनवरी को ही लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्योंकि 26 जनवरी को ही लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस 1930 में मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने के लिए एक अच्छा दिन माना गया और इसीलिए 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू किया गया। और जब संविधान लागू हुआ उसके साथ ही भारत एक गणराज्य बन गया। भारत क्या बन गया? एक गणराज्य बन गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब यह हमने पहले भी बताया है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने ही देश की पहली संसद के रूप में काम किया, क्योंकि देश में पहला चुनाव देश में पहला चुनाव था लोकसभा के लिए वह 1952 में हुए। तो 1952 में देश का पहला चुनाव हुआ और देश स्वतंत्र हुआ 1947 में।
तो इस 5 साल तक जो देश के संसद के रूप में काम किया वह संविधान सभा के सदस्यों ने किया। सदस्य किसके? संविधान सभा के। तो संविधान सभा के सदस्यों ने ही देश की पहली संसद के रूप में काम किया और पहला चुनाव 1952 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम यह देखते हैं कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें कई सारी समितियां बनी थी और उसमें से कुछ प्रमुख समिति जो अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है वह आप ध्यान रखिएगा। जैसे उसमें एक है संघ शक्ति समिति, उसके जो चेयरमैन थे, उसके जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो बाद में हमारे प्रथम गृह मंत्री बने। और जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये 4 जो समितियां हैं यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम यह देखते हैं कि संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान बनाना था, देश के लिए संविधान बनाना था। लेकिन संविधान सभा ने संविधान बनाने के अलावा कुछ और भी कार्य किए। और वह कार्य क्या थे? तो संविधान सभा ने जो भी कार्य किए उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। जैसे संविधान सभा ने ही राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, जो हमारा तिरंगा झंडा है इसको भी संविधान सभा ने ही अपनाया। और यह कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो रहा था, उस दिन झंडा फहराना भी था। तो इसलिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया। इसी तरह 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की भी पुष्टि संविधान सभा ने ही करी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति भी चुना गया। ये सारे काम संविधान सभा ने ही किए। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति चुना। साथ ही साथ राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि भी संविधान सभा ने ही की थी। तो यह ध्यान रखिएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जब संविधान 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। यह ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। जबकि अभी कितनी हो चुकी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। इसी तरह अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं, जबकि प्रस्तावना वही है। हाँ, प्रस्तावना में भी कुछ चेंज हुए हैं। यह सभी चीज़ जो आगे अनुसूचियाँ बढ़ी, जो अनुच्छेद बढ़े या प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, यह सभी हम आगे के जो हमारे क्लासेस होंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक यही इम्पॉर्टेंट थे, यही महत्वपूर्ण थे और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।